प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सबका। सबसे पहले आज मैं आपको एक ज़रूरी सूचना दूं कि अपन जो अभी काव्य पढ़ रहे हैं, तो ये जो प्रथम पत्र का सिलेबस है, इसमें जो वर्तमान पाठ चल रहा है, इसमें मुख्य रूप से ये काव्य के लक्षण ग्रंथ से संबंधित जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें इसमें अपने को पढ़ने हैं। जैसे महाकाव्य का उद्भव, विकास, महाकाव्य के लक्षण, महाकाव्य में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसी तरह से इसमें काव्य कितने प्रकार के होते हैं, काव्यों में जो भेद है उसके आधार पर काव्यों का जो लक्षण है, तो अनेक आचार्यों के द्वारा जो काव्य के लक्षण बताए गए हैं, उससे संबंधित बातें, काव्य की आत्मा के संबंध में जो अपने यहाँ सिद्धांत है, कोई ध्वनि को आत्मा मानता है, कोई रस को आत्मा मानता है, इसके विषय में। इसी तरह से रस के बारे में जो प्रचलित सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के बारे में, ये सब सारी चीज़ें मुख्य रूप से इसमें अपने को पढ़ना है। इसी तरह से रूपक के लक्षण के विषय में, नाटक के लक्षण के विषय में, रूपक के उद्भव विकास के विषय में, इसी तरह कथा क्या है, कथा का लक्षण क्या है, आख्यायिका क्या है, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, चंपू काव्य किसे कहते हैं, ये जो काव्य के लक्षण से संबंधित चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ही इस प्रथम पत्र में मुख्य रूप से अपने को पढ़ना है। जिसमें अभी अपन ने क्या किया कि पहले तो महाकाव्य के उद्भव विकास से संबंधित बातें की, और उसके बाद महाकाव्य के बारे में जो प्रसिद्ध महाकाव्य है, चाहे कालिदास है चाहे अन्य है, उनके काव्यों की चर्चा की। इसी तरह से उन प्रकरणों को पूरा करने के बाद हमने नाटक का जो रूपक काव्य का उद्भव विकास है, उसके बारे में चर्चा की। अब थोड़ा सा ज़रा दिमाग को ध्यान दीजिए कि इसमें जो हमने विभिन्न महाकाव्यों के बारे में पढ़ा, ये महाकाव्यों का जो अध्ययन है, ये हमें सेकंड पेपर जो है, दूसरा पत्र, उसमें प्रथम जो क पार्ट है, उसमें इन चाहे वो गद्य के काव्य हों, पद्य के काव्य हों, महाकाव्य है, तो उसमें कवियों का नाम निर्धारित है और काव्यों का नाम निर्धारित है। ये काव्य हमको पढ़ना है। तो एक तो उसमें है कि सामान्य अध्ययन के रूप में उन काव्यों का नाम दिया है, तो उनके जितने भी काव्य हैं या जो नाम दिए हुए हैं, उसका वहाँ अध्ययन करना है। और एक विशेष अंक विशेष के आधार पर कुछ नाटकों का, कुछ काव्यों का अध्ययन अपने को सेकंड पेपर में है। तो अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रहा था, उसमें क्या किया कि काव्य के, महाकाव्य की उत्पत्ति, उद्भव, विकास के साथ साथ मुख्य महाकाव्यों का भी परिचय आपको कराया। लेकिन आज मुझे ये चीज़ ध्यान में, या ये चीज़ें हमको दिखाई दे रही है कि इस तरह से दोनों विषयों का, दोनों पत्रों का
वो विषय एक साथ सम्मिलित न हो जाए, जिससे आप लोग भ्रमित न हो। इसीलिए महाकाव्य जो हमने पढ़ लिया वो तो पढ़ लिया, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। काव्य के बारे में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि काव्य का विशेष लक्षण पढ़ना है, काव्य के भेद पढ़ने हैं, तो उन सारी दृष्टियों से हमें एक क्रम में, कल हमने नाटक के उद्भव और विकास के बारे में, लक्षण के बारे में पढ़ा, तो इस पेपर का ये विषय नाटक के उद्भव, विकास और लक्षण से संबंधित, और नाटक में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। तो वह एक बिंदु इस पत्र का नाटक से संबंधित जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए पूर्ण है, पर्याप्त। अब विशेष जो नाटक है उन नाटकों का सामान्य अध्ययन हमें सेकेंड पेपर में करना पड़ेगा। इसीलिए इस चीज़ को अब मैं यहाँ अभी रोक रहा हूँ, और प्रथम पत्र के सिलेबस के आधार पर जो उद्भव और विकास और लक्षण से संबंधित चीज़ है उन चीज़ों को ले रहे हैं। तो महाकाव्य का हो गया। अब उसमें जो काव्य के लक्षण और अन्य जो उनसे चीज़ें हैं संबंधित, उसकी चर्चा हम इस पत्र के अंत में विशेष रूप से करेंगे, क्योंकि बीच में अब उसको हम नहीं डालेंगे। तो अभी जो क्रम चल रहा है उस क्रम के आधार पर रूपक के उद्भव विकास के बाद आपके सिलेबस में ये कथा और आख्यायिका, चंपू, खंडकाव्य और मुक्तक काव्य ये क्रमिक है। तो इन काव्यों के लक्षण के बारे में, इसके स्वरूप के बारे में जो सामान्य जानकारी है उसी की हम चर्चा करेंगे। तो इसीलिए आज अपने इस तृतीय बिंदु में हमारा जो है कथा और आख्यायिका, कि कथा किसको कहते हैं, आख्यायिका किसे कहते हैं, चंपू काव्य क्या है, इसके बारे में हम क्रमिक अध्ययन करेंगे। तो चूँकि ये सब ज़्यादा विस्तार नहीं है, इसीलिए लक्षण से संबंधित होने के कारण, ग्रंथ के स्वरूप को पहचान कराने के कारण इन चीज़ों को हमें एक बार पहले देख लें। तो इसीलिए आज हम चर्चा करेंगे अपने मूल्यों सिलेबस का जो स्वरूप है वो कथा के बारे में, कि कथा क्या है, आख्यायिका क्या है, और तत्त आगे जो चीज़ें आती है उसकी चर्चा करेंगे। अवगतम? तो चलिए हम उस दृष्टि से इस विषय को देखते हैं। तो हमारा जो महाकाव्य था, उस महाकाव्य के बाद कल हमने नाटक के उत्पत्ति और उसके उद्भव के बारे में चर्चा की, उसके सारे गुणों के बारे में चर्चा की। इसी तरह से ये कथा क्या चीज़ है, किसको हम कथा कहते हैं, किसको आख्यायिका कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि मुख्य रूप से काव्य के तीन भेद होते हैं। एक भेद होता है जिसे हम पद्य काव्य कहते हैं। तो छंदोबद्ध जो काव्य होता है उसको हम पद्य काव्य कहते हैं। उस काव्य के अंतर्गत आपके पद्यात्मक जो महाकाव्य हैं वो सारे आ जाते हैं, चाहे वो रघुवंश हो, किरातार्जुनीयम हो, शिशुपालवध हो, या अन्य कोई जो चीज़ें हैं। तो जो छंदों में जिसकी रचना है, श्लोक रूप में जो चीज़ें हैं, पद्य के रूप में जिस काव्यों की रचना है, तो वह काव्य पद्य काव्य कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं वृत्ति से युक्त जो काव्य होता है उसे पद्य काव्य कहते हैं।
वृत्तिमयम काव्यम पद्य काव्यम, छंदोबद्धम काव्यम पद्य काव्यम। छंदोबद्ध जो काव्य होता है वो पद्य काव्य होता है। दूसरा जो काव्य होता है जिसे कहते हैं वृत्तोज्झितम काव्यम गद्य काव्यम, जो छंद से रहित काव्य होता है, जिसमें छंदों का प्रयोग ना हो, स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार जो गद्यात्मक छंद से रहित चीजें हैं उसे हम गद्य काव्य कहते हैं। इसीलिए गद्य काव्य का मूल स्वरूप ये हुआ कि ऐसा काव्य जो छंद से, छंद क्या चीज है कि निश्चित मात्रा निश्चित वर्ण के आधार पर जहाँ श्लोक विशेष के द्वारा ग्रंथ की रचना होती है उसे कहते हैं छंदोबद्ध काव्य। तो छंदोबद्ध काव्य जो है उसे पद्य काव्य कहते हैं। और उस छंद से रहित जो काव्य होगा उसे हम गद्य काव्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए दंडिका है काव्य, जैसे दस कुमार चरितम है, जैसे बाणभट्ट का आपका कादम्बरी है। तो ये सब जो काव्य हैं ये छंद से रहित काव्य है। तो इस तरह से छंद रहित काव्य हमारा गद्य काव्य होता है। और तीसरा जो काव्य है जिसकी चर्चा हम विशेष रूप से बाद में भी करेंगे, कि ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य दोनों से युक्त रचना हो, अर्थात छंद से रहित भी रचना हो और जिसमें आपका पद्य के रूप में भी प्रयोग होता हो। तो छंद से युक्त और छंद से रहित गद्य पद्य दोनों का जो सम्मिश्रित काव्य है उसे हम चंपू काव्य कहते हैं, जो नाटक आदि में भी रहता है कि गद्य पद्य कथानक के रूप में भी और श्लोक के द्वारा भी विषय वस्तु को बताया जाता है। तो इस तरह से काव्य के मुख्य स्वरूप के दृष्टि से तीन प्रकार के काव्य हैं: पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। ये जो गद्य काव्य है, जिसको मान लीजिए अपन पढ़ते हैं तो साहित्य दर्पण इत्यादि में लक्षण करते हैं कि वृत्त गंधोज्झितम काव्यम, वृत्त से रहित, उज्झित मैंने रहित, वृत्त मैंने छंद, तो वृत्त के स्वरूप से जो रहित काव्य होता है उसे क्या कहते हैं? गद्य काव्य। जिस काव्य में वृत्त अर्थात छंद का लेश मात्र भी न हो उस काव्य को गद्य काव्य कहते हैं। अब ये जो गद्य है, इस गद्य काव्य में ही के मुख्य दो भेद होते हैं। एक कथा के रूप में गद्य काव्य होता है और एक आख्यायिका के रूप में गद्य काव्य होता है। तो सीधा क्या मतलब हुआ कि गद्य काव्य के दो भेद हैं, एक कथा साहित्य के रूप में लिखा गया काव्य और एक आख्यायिका के रूप में। गद्य कथा क्या चीज है, आख्यायिका क्या चीज है, इसकी तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन विषय वस्तु को बारीकी से समझ लीजिए कि कथा और आख्यायिका गद्य काव्य के भेद होते हैं। गद्य काव्य मुख्य रूप से वो काव्य है जिसमें कहीं छंद का प्रयोग नहीं होता। हालांकि गद्य किस प्रकार का होता है, गद्य कितने प्रकार के होते हैं, ये एक अलग चीज है, लेकिन गद्य युक्त काव्य की जो विधा है वो दो प्रकार से। तो मान लीजिए कि आप चूंकि बेसिक अध्ययन के द्वारा ये भी समझ लें कि गद्य काव्य की जब चर्चा हमने की कि वृत्त से रहित काव्य गद्य काव्य होता है, तो ये गद्य कितने प्रकार के होते हैं, गद्य काव्य कितने प्रकार के होते हैं ये चर्चा नहीं कर रहा हूं, गद्य कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात जो छंदो रहित रचना होती है वो किस किस तरीके की रचना होगी,
वह गद्य कैसा कैसा होता है, इस भेद को गद्य का भेद कहते हैं। बेसिक जानकारी के लिए ये भी यदि जान लेते हैं तो अच्छी बात है। तो ये गद्य जो होता है ये 4 प्रकार का गद्य होता है। गद्य कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। गद्य किसको कहते हैं? वृत्त से रहित जो काव्य, वो गद्य काव्य है। तो वृत्त से रहित जो रचना होगी वो 4 प्रकार की होती है, जिसका एक होता है मुक्तक, नाम है एक भेद मुक्तक, दूसरा वृत्तगंधी, तीसरा उत्कलिका प्राय और चौथा चूर्णक। तो मुक्तक, वृत्तगंधी, उत्कलिका प्राय और चूर्णक, ये 4 प्रकार के गद्य होते हैं। अवगतम? अब ये क्रमिक, इसको थोड़ी सी परिभाषा के रूप में समझ लें ताकि विषय वस्तु समझ में आ जाए। तो मुक्तक काव्य कौन होता है? तो मुक्तक काव्य कहते हैं जो सर्वथा समास से रहित हो, अर्थात जिस गद्य में समास का प्रयोग न होता हो, शब्द सारे अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग कर किए जाते हैं। अस्ति एकः राजा नलः नाम तस्य एवं एवं कार्यम आसीत। तो इस तरह से अलग अलग समास से रहित जो छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग होता है जिस गद्य में, उस गद्य काव्य को मुक्तक गद्य काव्य कहते हैं। जैसे गुरुर्वचसी एक काव्य है, पृथु सरसी इत्यादि का। तो गुरु वचसी अलग अलग शब्द का प्रयोग है, पृथु सरसी, इस तरह से छोटे छोटे शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है उस गद्य को हम मुक्तक गद्य कहते हैं। दूसरा जो गद्य है उसका नाम है वृत्तगंधी। तो वृत्तगंधी का मतलब हुआ कि जैसे किसी अंश में कहीं कहीं तो उसमें ऐसा प्रयोग हो जाता है जिसमें कुछ छंद भी आ जाए, माने उस सारे शब्दों को यदि हम छंद की तरह बिठाते हैं तो उसमें लगता है कि कोई छंद भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह गद्य के किसी भी हिस्से में यदि कोई छंद का लक्षण आ जाता है, छंद से युक्त हो जाता है तो गद्यात्मक, लेकिन गद्य में ही शब्द की संरचना ऐसी है जिसमें कोई छंद आ जाता हो, तो थोड़े अंश में जहाँ छंद मिला हुआ होता है गद्य में, उस गद्य काव्य को हम वृत्तगंधी गद्य काव्य कहते हैं, वृत्तगंधी गद्य कहते हैं। अवगतम? तो गद्य के किसी अंश में छंद का यदि प्रयोग हो जाता है तो उस छंद को, गद्य को हम वृत्तगंधी गद्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के गद्य का प्रयोग किया गया है, समर कंडूल निबिड़ भुजदंड कुंडली कृत को दंड संजनी टंकारो जागरति वैरी नगर। ये एक साथ दंडिका पद काव्य है। अब ये जो दंडिका गद्य है, अब एक साथ दंड है। अब इसमें देखो कि यदि हम इस शब्द को ही तोड़ देते हैं तो कुंडलीकृत को दंड, अब इस कुंडलीकृत को दंड इतने पार्ट में अनुष्टुप छंद का लक्षण आ जाता है। तो है तो गद्य, लेकिन इस गद्य के एक अंश में क्या हुआ कि जैसे अनुष्टुप छंद में बोलते हैं कि 5वां अक्षर लघु होना चाहिए, 6ठा अक्षर दीर्घ होना चाहिए। तो अब हम कहते हैं कुंडलीकृत, तो इसमें 5वां अक्षर त, 6ठा अक्षर को, ये दीर्घ हो गया। तो कुंडलीकृत को दंड, इस भाग में छंद भी आ गया। तो थोड़ा से किसी अंश में जहाँ छंद हो जाए और किसी अंश में सीधा छंद से रहित हो, तो इस तरह से जिसमें वृत्त का गंध हो, गंध माने कम, लेस मात्र, तो छंद का गंध जिसमें आ जाता हो, किसी एक अंश में छंद बैठ जाता हो, इस प्रकार के गद्य को हम वृत्तगंधी गद्य कहते हैं। अवगतम?
तीसरा हमारा गद्य है जिसे कहते हैं उत्कलिका प्राय। उत्कलिका प्राय उसे कहते हैं कि जिस गद्य में किसी अंश में अनेक पदों को मिलाकर के एक लंबा वाक्य बना दिया जाता है, दीर्घ समास से युक्त वाक्य होता है, या जिसको उच्चारण करते समय में जो उसकी उच्चावचा स्थिति है ऐसे में झंकृति आती है, उस गद्य काव्य को हम उत्कलिका प्राय कहते हैं। संक्षेप में क्या कहेंगे? जिसमें समास की अधिकता हो, जिसके उच्चारण में उच्चावचा, उस शब्द के प्रयोग में गति यति का अधिक प्रयोग होता हो, ऐसे जो ओज स्वर विशिष्ट दीर्घ समास वाले गद्य होते हैं उसको उत्कलिका प्राय कहते हैं। अवगतम? तो इस तरह से उत्कलिका प्राय गद्य में समास की अधिकता देखी जाती है, समास उसमें अधिक मिलता है। अवगतम? जैसे उदाहरण के तौर पे कहते हैं अणि सवि सुमर रणि सिद्ध सर विशर विदलित समर परिगद परवल पवल परवल इत्यादि। तो एक ही जैसे सारे शब्दों का हम प्रयोग देखते हैं, तो इन सारे शब्दों के प्रयोग में उच्चावचा स्थिति में देखते हैं कि लंबे लंबे दीर्घ समास युक्त वाक्य हैं। तो जहाँ दीर्घ समास युक्त वाक्य हो उसे हम उत्कलिका प्राय कहते हैं। आगे जो चौथा गद्य का भेद है वो है चूर्णक। तो चूर्णक जो है जिसमें अल्प समास हो, थोड़े थोड़े समास हो, अर्थात छोटे छोटे समास का प्रयोग किया जाए, लंबा समास प्रयोग न हो, अर्थात 2-3 समास से युक्त जो गद्य काव्य होते हैं उसे चूर्णक कहते हैं। तो चूर्णक इसलिए क्यों इसका कहते हैं? चूर्ण माने छोटा कण। तो जहाँ समास दीर्घ समास है वो तो उत्कलिका प्राय में चला गया, और जहाँ छोटे छोटे समास होंगे उस छोटे छोटे समास को हम चूर्णक कहते। जैसे हम बोलते गुण रत्न सागर जगदेक नागर कामनी मदन जन रंजन। तो देखते हैं कि गुण रत्न सागर ये छोटा समास है, जगदेक नागर ये छोटा समास, कामनी मदन एक। तो समास तो है लेकिन लघु समास है। तो इस तरह से जिस गद्य में छोटे समास का प्रयोग किया जाए उसे हम चूर्णक गद्य, जिसमें लंबे दीर्घ युक्त समास का प्रयोग किया जाए उस गद्य को उत्कलिका प्राय गद्य, जिस गद्य में किसी अंश में कहीं छंद का लक्षण हो जाए, जिसमें छंद आ जाए किसी अंश विशेष में, उसे वृत्तगंधी, और छंद से रहित जो बिल्कुल शुद्ध अलग अलग छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग होता उस गद्य को हम मुक्तक गद्य कहते हैं। तो ये गद्य के आपको हमने 4 भेद बताए। अब हमने आपको कहा कि देखो ये ही जो गद्य काव्य है ये तो गद्य के भेद के रूप में है, लेकिन गद्य काव्य के 2 स्वरूप होते हैं। गद्य काव्य के मुख्य 2 भेद माने जाते हैं। तो एक भेद है कथा और दूसरा भेद क्या है? आख्यायिका। तो सीधा मतलब क्या हुआ? गद्य काव्य के 2 भेद, एक कथा के रूप में और एक आख्यायिका के रूप में। तो अब इसमें ये जो कथा है और ये आख्यायिका है, इसमें क्या अंतर है? ये किसको क्या कहते हैं? तो परीक्षा में कई बार ये प्रश्न आपको पूछ देता है कि कथा और आख्यायिका में आप अंतर बताइए। कथा क्या चीज़ है और आख्यायिका क्या चीज़ है, इन दोनों में अंतर बताइए। तो दोनों के भेद को अलग अलग हम एक साथ देखते हैं तो उससे आपको सारा पता चल जाएगा। पहले हम कथा किसको कहते हैं, इस बात के लिए जब हम अपने लक्षण ग्रंथ को देखते हैं तो कथा का लक्षण करते हैं
कथायां सरसम वस्तु गद्यैर्विनिर्मितम्। साहित्य दर्पण में कथा का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि कथायाम, कथा में, सरसम वस्तु, किसी सरस वस्तु को गद्य के रूप में यदि कहा जाए तो किसी सरस कथानक को गद्य के रूप में कहना ही कथा है। अर्थात कथा में सरस वस्तु, अर्थात कथा वस्तु सरस होनी चाहिए, गद्यों के द्वारा निर्मित होनी चाहिए। कहीं कहीं इसमें आर्या छंद या दूसरा एक छंद है वक्त्रा पत्र, तो इन छंदों का प्रयोग कहीं किया जाता हो, लेकिन सरस कथानक हो तो इस प्रकार के गद्य काव्य को कथा कहते हैं। जैसे कादम्बरी आदि, तो कादम्बरी कथा ग्रंथ है, तो हर्ष जो कादम्बरी है वो बाणभट्ट की, वो गद्य काव्य में कथा के अंतर्गत आते हैं। तो अब हमको यदि कोई पूछे कि कथा किसे कहते हैं, तो ऐसा गद्य जिसका विषय सरस हो, कथानक सरस हो और छंद से रहित जो गद्य की रचना वाला काव्य हो उसे हम कथा कहते हैं। इसका लक्षण क्या दिया? कथायाम सरसम वस्तु गद्यैरेव विनिर्मितम, गद्य में ही जिसकी रचना हो लेकिन सरस हो, इस कथानक को हम कथा काव्य कहते हैं। दूसरा जो है हमारा क्या है? आख्यायिका। तो आख्यायिका क्या है? आख्यायिका कथावत स्यात्। आख्यायिका तो यद्यपि कथा के तरह ही होती है, उसमें भी कथानक ही है, लेकिन उसमें क्या होता है? कवेर वंशानुकीर्तनम, किसी कवियों की वंश की कथा होती है। तो किसी कवियों के वंश की संपूर्ण कहानी को कथा के रूप में यदि कहा जाता है तो उसे हम आख्यायिके कहते हैं। और ये जो है इसमें, इस आख्यायिका में कवि कहीं कहीं पर गद्य में भी प्रयोग कर सकता है और पद्य में भी प्रयोग करता है। तो आख्यायिका किसी कवि के वंश के बारे में चर्चा करेगा, आख्यायिका में किसी कवि के वंशों का वर्णन होगा, उसकी रचना में कहीं गद्य भी हो सकते हैं, कहीं पद्य भी प्रयोग किए जा सकते हैं। और कथा का जो विभाग होगा, अध्याय विभाग, वो आश्वास के रूप में कहलाता है। जैसे महाकाव्य में सर्गबंध होता है, सर्गबंधो महाकाव्य, सर्ग में जिसका अध्याय विभाग होता है उसे हम महाकाव्य कहते हैं। लेकिन आख्यायिका में जो कथा का अध्याय होगा, अध्याय जो बंटवारा होगा, उस अध्याय को हम उच्छ्वास कहते हैं या उच्छ्वास। तो कहीं हम क्या कहें? उच्छ्वास के रूप में, कहीं आश्वास के रूप में। तो उच्छ्वास कह लो, आश्वास कह लो, इस तरह से कथानकों का अध्याय विभाग होता है। उसमें जैसे कहीं आर्या हो, कहीं वक्त्रपाद्य हो, या तो इस तरह से सीधा मतलब ये हुआ कि आख्यायिका कथा के समान ही होती है। इसमें कवि के वंश का कीर्तन माने वर्णन होता है, कहीं कहीं कवियों के चरित्र एवं पद्यों का समावेश भी होता है चरित्र चित्रण में। इसमें कथांशों में जो अध्याय का विभाग है या उसका भेद है, पार्ट अलग करने वाला है, उसको हम आश्वास के रूप में भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा काव्य है हर्षचरितम, तो हर्षचरित जो है इसका उच्छ्वास में विभाग है। तो इस तरह से आख्यायिका कथा का ही एक रूप है, लेकिन जिसमें कवि के वंश का वर्णन हो, जिसमें कथानकों का विभाग उच्छ्वास आदि के रूप में, आश्वास इत्यादि के रूप में हो, ऐसे कथानक
वाले विषय को आख्यायिका कहते हैं। अवगतम। तो इस तरह से जैसे हमने कहा कि बाणभट्ट का हर्षचरितम ये आख्यायिका के अंतर्गत आता है, वो सॉरी हर्षचरितम, और इसी तरह से आपका ये कादंबरी जो है वो कथा के अंतर्गत आते हैं। अवगतम। तो इसी रूप में अब ये ध्यान रखिएगा कि इसको संक्षेप में यदि हम कथा और आख्यायिका के अंतर को कहें तो इस रूप में कि कथा में ध्यान रखिएगा, जो मूल सिद्धांत के रूप में अब अंतर करने जा रहे हैं कि कथा में कथा वस्तु कवि कल्पित होती है, अर्थात कथा में कवि अपनी प्रतिभा के आधार पर कल्पना करके कहानी को लिखता है, लेकिन आख्यायिका जो होगी उसका कथानक ऐतिहासिक होगा। तो कथा में आख्यायिका में एक अंतर ये आया कि कथा का विषय वस्तु कवि कल्पित होता है, जबकि आख्यायिका का विषय वस्तु ऐतिहासिक होता है। इसी तरह से दूसरा अंतर क्या होता है कि कथा के प्रारंभ में पद्यों के द्वारा कोई भी कथा होगी तो उस कथा के प्रारंभ में पद्यों के द्वारा सज्जनों की प्रशंसा, दुष्टों की निंदा तथा कवि के वंश का वर्णन होगा। ये कथा का स्वरूप है। लेकिन आख्यायिका में प्राचीन कवियों की प्रशंसा में और कवि का वंश वर्णन जो होगा वो गद्य में होगा। अवगतम। तीसरा, कथा का विभाजन नहीं होता है। अवगतम। लेकिन आख्यायिका जो है उसका विभाग उच्छ्वास में, निश्वास में या आश्वास में इस तरीके से उसका विभाग किया जाता है। उच्छ्वास के प्रारंभ में भावी घटना और परोक्ष विषय को निर्देशित करने के लिए पद्य का भी प्रयोग होता है। एक तो ये अंतर है। अगला अंतर क्या है कि कथा में मुख्य कथानक को लाने के लिए दूसरी कथा से प्रारंभ किया जाता है। तो कथा में मुख्य कथानक के लिए दूसरी कथा जोड़ी जाती है, जबकि आख्यायिका में कवि अपना वृत्तांत देकर मुख्य कथा को प्रारंभ करता है। तो इस तरह से दोनों में कुछ बेसिक अंतर ये चीज दिखाई देती है स्वरूप में, लेकिन दोनों में कुछ समानता भी है। जैसे दोनों की रचना संस्कृत गद्य के रूप में होती है, गद्य में शैली दोनों में समान होती है, दोनों में रस और भाव जो है समान रूप से मिलता है, दोनों में वर्णन का विषय चाहे नगर हो, वन हो, राजा हो, राजसभा हो, जो भी है उसका वर्णन दोनों में होता है। तो इस तरह से यद्यपि गद्य के ही दोनों रूप हैं, लेकिन उन रूपों में केवल विषय के वर्णन का स्वरूप भेद मात्र होने के कारण कथा और आख्यायिका इन दोनों में थोड़ा अंतर आता है। वस्तुतः कथा और आख्यायिका गद्य के ही भेद माने जाते हैं। अवगतम। तो इस तरह से हमें परीक्षा में कथा क्या है, आख्यायिका क्या है, इसके बारे में, और ये जो गद्य कथा का जो प्रारंभ है, जो इसके प्रारंभिक रूपक माने जाते हैं, ये इसका विकास क्रम दंडी के समय से प्रारंभ होता है। तो रामायण महाभारत आदि के बाद गद्य काव्य की परंपरा में दंडी आदि हमारे जो आचार्य हैं वहाँ से इनके काव्यों का प्रारंभ, तो ये प्रारंभिक गद्यकार माने जाते हैं। तो इस तरह हम कथा और आख्यायिका को समझें कि उसका लक्षण जैसे हमने बताया उस आधार पर आपको कथा का स्वरूप तय करना है और आख्यायिका का स्वरूप तय करना है। अवगतम। अब इसमें जो मुख्य आपके जो चाहे कथा से संबंधित काव्य है, चाहे बाणभट्ट का वो क्या कहते हैं आपका कादंबरी है, चाहे आख्यायिका के रूप में हर्षचरितम है,
तो इस सब का संपूर्ण अध्ययन हम एक साथ करेंगे वहाँ द्वितीय पत्र में। लेकिन यहाँ का पत्र का विषय जो है वो केवल इतना है जानना कि आख्यायिका और गद्य, क्या कहते हैं, कथा, ये दोनों क्या चीज़ है इसको समझना। और इसके अंतर्गत किस कवि का ग्रंथ जो है कथा के अंतर्गत आता है, किस कवि का ग्रंथ जो है आख्यायिका के अंतर आता है। तो ये हम क्रमिक रूप से आगे चर्चा करते रहेंगे कि ये तो कथा के अंतर्गत आएगा, ये आख्यायिका के अंतर्गत आएगा, और आपको इसमें प्रसिद्ध जो कथा के रूप में काव्य है, आख्यायिका के रूप में काव्य है, उसका नाम और उसके लेखक के बारे में आपको जानकारी करनी। अवगतम? तो चलिए, चूँकि बीच का आज का एक नया प्रसंग आया तो इसके बारे में हमने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। तो इस तरह से कथा और आख्यायिका के बारे में हमने चर्चा की। अब हमारे संस्कृत साहित्य में जो कुछ प्रसिद्ध कथा ग्रंथ है और आख्यायिका ग्रंथ है, उसमें हमको उसके ग्रंथ का नाम और कवि का नाम, ये दो चीज़ें मुख्य रूप से ध्यान रखना है। और फिर सेकेंड पेपर में जो हमारे लिए गद्य के काव्य के दिए गए हैं उसका विशेष अध्ययन वहाँ करेंगे। अवगतम? चलिए, आज थोड़ा सा समय के अभाव में इसको यहीं विश्राम देते हैं, बाकी कल की चर्चा हम करेंगे। और फिर ये सब जब संपन्न हो जाएगा अपना, तो फिर हमने जैसे काव्य के विशेष लक्षण, अलग अलग आचार्यों के मत में, उसमें रस सिद्धांत के बारे में, ये सब प्रश्न अधिकतर इस पेपर में पूछे जाते हैं। कि मान लीजिए हमने कहा वक्रोक्ति जीवितम काव्यम, या काव्य आपको परीक्षा में पूछ देगा तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति ही, इस काव्य लक्षण का विवेचन कीजिए। आपको पूछ देगा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इस काव्य लक्षण का विवेचन कीजिए। ध्वनि के काव्य में आत्मा के काव्य की आत्मा के बारे में आचार्यों के अंतर्गत क्या क्या मत है। तो ये सब जो सिद्धांत है, रस सिद्धांत के बारे में ये भुक्तिवाद क्या है, अनुमितिवाद क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, इसकी सामान्य चर्चा हम बाद में करेंगे। लास्ट में जब ये छोटे प्रकरण हट जाएगा तो फिर काव्य के विभिन्न लक्षणों के बारे में और उससे विभिन्न सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो लगभग अब अपना ये फर्स्ट पेपर जो है लगभग समापन की स्थिति में है। तो हो सकता है कि अगले सप्ताह में ये पूर्ण हो जाएगा, फिर अपन द्वितीय पेपर की चर्चा करेंगे। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, शेष विषय को देखते हैं, जैसे भी चलता रहेगा अपना दिन क्लास चलाने की स्थिति देख रहे हैं, जैसा भी होता है। धन्यवाद।